अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल बासित एडवोकेट आपको इस चैनल कानून की निगाह में बताता हूँ आपके मसाइल के हल, और आपको बताता हूँ कानूनी चाराजोई का तरीका, और आपको कानून से आगाही देता हूँ। आज की जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। यानी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सिविल सूट्स के अंदर जो ताख़ीर होती है, जो मसाइल के हल होने में मामलात होते हैं, उसका क्या हाल है, और वो ऑर्डर 38 के ऊपर बनाई गई थी। आज की जो वीडियो है वो ऑर्डर 39 के ऊपर बनाई गई है, और ये आप ये समझ लें कि सिविल की वकालत करने वालों के लिए उनकी कमाई का आधा ज़रिया है। कि ये जो मामलात होते हैं कि आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है और आप जो है वो किसी जगह पर बैठे हैं, वहाँ कारोबार कर रहे हैं, अपने मामलात को चला रहे हैं, तो आप जो है वो उसमें स्टे लेना चाहते हैं। स्टे का जो मकसद होता है वो ये होता है कि केस को दायर करते वक्त जो सूरत हाल है, जो कंडीशन है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी जितनी बनी हुई है और जिस प्रॉपर्टी को मैं कारोबार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ, या जो गाड़ी मेरे इस्तेमाल में है, वो उसी कंडीशन में रखी जाए। तो गाड़ी मेरे इस्तेमाल में ही रहे और केस चले। इस तरह से आपको जो है वो जो सूद की ताख़ीर है उससे बचत हासिल हो सकती है। और ये बात डिसाइड हुई है PLD 1965 कराची पेज नंबर 584 में, और 2002 CLC 857 में हुक्म इम्तिनाई आर्जी जारी करने के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये जो इंटरिम किस्म का जो रिलीफ है हमारा, इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स का होना लाजमी है। नंबर 1 इसके अंदर है प्राइमा फेसी केस, यानी कि वादिउल नज़र केस जो है वो प्लेंटिफ के हक़ में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर कोर्ट उस केस को देखे और उसको परखे तो ये पता चले कि ये जो प्लेंटिफ है ये इस केस को जीत जाएगा। ऐसा केस होना चाहिए, उस सूरत में आपको स्टे मिलता है। इंग्रेडिएंट नंबर 1 ये है, और ये बात डिसाइड हुई है PLD 2006 कराची पेज नंबर 523 पर। और इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि जो तराजू है, जो मीज़ान सहूलत अदालत है, उसके अंदर मुद्दई का जो केस है, जो प्लेंटिफ का केस है, वो भारी होना चाहिए। उसके पास एविडेंस जो है वो डिफेंडेंट के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए। वो ये साबित कर सके कि मेरे पास जो तवाज़ुन है वो ज़्यादा है, और मेरे पास जो है वो वज़न ज़्यादा है, मेरे पास जो एविडेंस है वो मुखालिफ के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इस सूरत में आपको इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, और जो है आपको हुक्म इम्तिनाई आर्जी मिलता है। तीसरा जो इसका इंग्रेडिएंट्स है ये है इर्रिपेयरेबल लॉस, यानी कि ऐसा नुकसान जो नाकाबिल तलाफ़ी हो। आपको कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा, आप कोर्ट के अंदर कोई ऐसी बात बताते हैं कि अगर हुक्म इम्तिनाई आर्जी नहीं दिया गया, अगर मुझे जो है वो स्टे नहीं दिया गया, तो मेरा जो है वो ऐसा नुकसान हो जाएगा कि जिसकी तलाफ़ी नहीं करी जा सकती। यानी कि पैसों में उसका मुतबादिल नहीं है, उसके मुतबादिल में मुझे कोई और तरीके से रिलीफ नहीं मिल सकता, कोई दूसरी रेमेडी नहीं है। तो जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं तो उसके बाद जो है आपको इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, और आपको जो है वो स्टे दिया जाता है। इंटरिम स्टे कहलाता है। ये बात डिसाइड हुई है 2006 CLC 1090 पर। इंटरिम स्टे लेने के लिए ये लाजमी नहीं है कि जो इंटरिम स्टे लेने के लिए आया है उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या उसके नाम के ऊपर कोई सेल डीड होनी चाहिए, या उसके नाम पर कोई म्यूटेशन होनी चाहिए, सब लीज होनी चाहिए, लीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। बहरहाल जो भी मामला है, कानूनी कब्जा है, या कोई राइट है, या कोई इंटाइटलमेंट है, तो वो इंटरिम स्टे ले सकता है। कोर्ट के अंदर उसको इंटरिम स्टे मिल जाएगा, और बस ये है कि उसे ये जो ऊपर के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट साबित करने हैं, उसको जो है वो इंटरिम स्टे मिल जाएगा। अच्छा, जहाँ तक हम चलते हैं प्राइमा फेसी केस की तरफ, तो प्राइमा फेसी केस का मतलब है आर्ग्यूएबल केस, यानी कि जो मैटर है ये ऐसी नोयत का नहीं है कि बस ये उल्टा सीधा बना के लगा दिया है और जो है ये आर्ग्यू करे बगैर ही, यानी 711 में डिसमिस हो जाएगा या 710 के अंदर रिटर्न हो जाएगा, और जो है कोई किसी किस्म की एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई गवाह मौजूद नहीं है। तो अगर इस तरह का मामला है
कि आपका जो केस है वो आर्ग्यूएबल है, तो आप प्राइमा फेसी केस के इंटाइटल हो जाते हैं और प्राइमा फेसी जो है वो आप केस को साबित कर रहे होते हैं। केस पर आर्गूमेंट्स होंगे, इसके ऊपर जो है वो एविडेंस चलेगी, उसके बाद ये केस डिसाइड होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई उल्टा पुल्टा केस बना के लेकर आया हूँ। ये बात डिसाइड हुई है 2012 CLC पेज नंबर 1613 के ऊपर। अगर दावे की मददजात से मुद्दई ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि दावे का फैसला उसके हक में हो सकता है, तो हुक्म इम्तनाई जारी कराया जा सकता है। ये जो आपने केस लगाया है उसके मददजात से यानी प्लेंट से अगर ये साबित हो जाता है कि जो ये प्लेंटिफ है वो अपना केस जीत जाएगा, वो जो है वो कोर्ट के अंदर ये साबित कर देगा कि उसको रिलीफ मिलना चाहिए और ये सारी बातें हैं, आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे गवाह हैं, ऐसे कोई मामलात हैं आपके पास कि आप जो है वो उन एविडेंशियरी वैल्यू से आप ये बात साबित करने में हो जाएंगे कामयाब। तो इस सूरत में आपको इंटरिम रिलीफ दे देना चाहिए और ये बात डिसाइड हुई है 2011 CLC पेज नंबर 933 के ऊपर। अगर जो केस लगाया गया है उस केस के अंदर परमानेंट इंजंक्शन नहीं मांगा गया है, जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है विद परमानेंट इंजंक्शन, उसने सिर्फ जो है वो मांगा है डिक्लेरेशन, मीन्स प्रॉफिट मांग लिया है, कोई दूसरा केस लगाया उसने, परमानेंट इंजंक्शन नहीं मांगा उसने। तो इस नौयत का जो केस होगा, इस नौयत के केस के अंदर इंटरिम स्टे भी नहीं दिया जाएगा, उसमें परमानेंट इंजंक्शन उसने नहीं मांगा, उसको इंटरिम स्टे भी नहीं दिया जा रहा है। और ये बात डिसाइड हुई है 1989 CLC पेज नंबर 1975 के ऊपर और 2012 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 434 के ऊपर। यहाँ तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होता है, वो केस जो है उसके अंदर अगर आपने परमानेंट इंजेक्शन नहीं भी मांगा, परपिचुअल इंजेक्शन नहीं मांगा, फाइनल उसकी प्रेयर के अंदर आपकी नहीं है, तो फिर भी आपको इंटरिम स्टे मिल सकता है। इसके अलावा बकाया तकरीबन जो केसेस हैं उसके अंदर इस सूरत हाल के अंदर आपको इंटरिम स्टे नहीं मिल सकता, ये एक एक्सेप्शन है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो मामला है उसमें एक्सेप्शन इस तरह से है कि हम किसी से मांग रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट परफॉर्मेंस कि आप जो है वो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दें। अच्छा, जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी तो उसके बाद स्टे की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। जब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं हो रही है तो आप उस दौरान में इंटरिम स्टे उससे मांग रहे होते हैं। वो इस तरह से मांग रहे होते हैं कि ये कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना कर दे, कोई ऐसा मामला ना हो जाए। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस के अंदर ऐसा नहीं है। ये बात डिसाइड हुई है 1993 CLC पेज नंबर 2497 के ऊपर। इंटरिम स्टे जारी करते वक्त कोर्ट इस बात को कंसीडर करती है कि अगर इंटरिम स्टे दे दिया गया तो डिफेंडेंट को ज़्यादा नुकसान होगा, या फिर अगर इंटरिम स्टे नहीं दिया गया तो प्लेंटिफ को ज़्यादा नुकसान होगा। इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करके कोर्ट जो है वो फैसला करती है। जब आप ये बात साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि स्टे दिया जाए, क्योंकि अगर स्टे नहीं दिया गया तो डिफेंडेंट के मुकाबले में मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप जो है वो इंटरिम स्टे के इंटाइटल हो जाते हैं, आपको इंटरिम स्टे मिल जाता है। ये बात डिसाइड हुई है 2010 CLC पेज नंबर 25 के ऊपर और PLJ 2016 कराची हाई कोर्ट की है पेज नंबर 8 के ऊपर। आमतौर से लोगों के अंदर ये गलतफहमी पाई जाती है, वो जो है वो FIR लेके आ जाते हैं और कोर्ट के अंदर जो है वो स्टे की प्रेयर करते हैं और ये कहते हैं कि नुक्से अमन का ख़तरा है, ऐसे मामलात हैं, वहाँ पर जो है वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, मेरे घर के ऊपर कब्जा हो रहा है, ये मामला है, फलाना बात है, तो लड़ाई झगड़े का मामला है। तो ये जो सूरत हाल बता रहे होते हैं और उसके ऊपर स्टे मांग रहे होते हैं, तो इसके ऊपर स्टे नहीं होता है। आप हमेशा याद रखें कि नुक्से अमन के ख़तरे के ऊपर इंटरिम इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, नहीं जारी किया जा सकता, ये नाकाफ़ी ग्राउंड है। ये बात डिसाइड हुई है PLD 1976 लाहौर हाई कोर्ट की है पेज नंबर 113 के ऊपर। अच्छा, इररिपेयरेबल लॉस के बारे में जो अहम तरीन बात आपको बताता चलूँ वो ये है कि इररिपेयरेबल लॉस वो होता है जो पैसों की सूरत में रिकवर नहीं किया जा सकता। हम जो है वो ये नहीं कर सकते हैं कि हम कोर्ट के अंदर पेश हो जाएं, कोर्ट को ये बोलें कि
मेरा जो है 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, 20 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, 2 अरब का नुकसान हो जाएगा। तो ये जो नुकसानात आप बता रहे हैं, ये जो आप पैसों का नुकसान बता रहे हैं, इसका तो मुतबादिल है कि आपके अगर नुकसान हो जाएगा तो जब फाइनली ऑर्डर होगा आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आपको डैमेजेस भी मिल जाएंगे। तो हमने तो वो नुकसान बताना है इंटीरियर स्टे के टाइम के ऊपर कि जिसका मुतबादिल नहीं है, मेरे पास कोई दूसरी रेमेडी मौजूद नहीं है। ये होता है इरिपेयरेबल लॉस, ये आपको साबित करना होता है, इसके बगैर इंटीरियर स्टे नहीं है। ये बात डिसाइड हुई है 2011 CALC पेज नंबर 433 के ऊपर, और PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट की है पेज नंबर 860 के ऊपर, और 2004 SCMR पेज नंबर 1092 के ऊपर, और 2012 CALC पेज नंबर 721 के ऊपर। इरिपेयरेबल लॉस साबित करने के लिए हम कह सकते हैं कि प्लेंटिफ का कारोबार खराब हो जाएगा, कस्टमर खराब हो जाएंगे। एक आदमी बिजनेस कर रहा है, उसकी दुकान है किसी चीज़ की, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उसके जो इंटेंजिबल एसिड्स होते हैं, उसकी जो गुडविल होती है, वो अगर ख़राब हो जाएगी तो ये इरिपेयरेबल लॉस है। उसकी दुकान बंद हुई भी नज़र आई लोगों को, तो उन्होंने ये समझा कि इसका कारोबार ख़त्म हो गया, और उसका कारोबार ख़त्म होने की वजह से जो उसके इंटेंजिबल एसिड्स थे, जो उसकी गुडविल थी कस्टमर्स के साथ, वो ख़राब हो जाएगी। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर आप जो है वो इरिपेयरेबल लॉस को साबित कर देते हैं और आपको जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा रेपुटेशन की बात होती है कि अगर ऐसा हो गया, मेरा घर जो है वो इस तरीके से खाली हो गया, और जो है इस तरह से मेरा मामला हो गया, और जो है ये जो कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूँ ये मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकूँगा, मैं क्योंकि बिल्डर का काम करता हूँ, और जो है मुझे कंस्ट्रक्शन करने से रोक दिया गया, या ऐसा मामला हो गया, या फिर जो है ये कंस्ट्रक्शन अगर हो गई तो ये मामला इस तरह से हो जाएगा। तो वो रेपुटेशन की बात जो होती है, रेपुटेशन अगर आप साबित करेंगे तो उसकी बुनियाद पर भी आपको स्टे दिया जा सकता है। ये इरिपेयरेबल लॉस के अंदर आता है, और ये बात डिसाइड हुई है 1990 CALC पेज नंबर 609 के ऊपर, 2004 MLD पेज नंबर 1377 के ऊपर, और 2009 CALC पेज नंबर 676 के ऊपर। अगर आपकी दीवार के ऊपर किसी ने अपनी छत का भीम लगा दिया है, और आप जो है वो ये सोचते हैं कि यार ये गलत हुआ है और मुझे जो है वो केस लगाना चाहिए, तो आप जो है वो केस तकरीबन 6 साल के अरसे में लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर के सामने किसी ने इंक्रोचमेंट कर ली है, कोई छोटी सी जगह बनाकर बैठ गया है, कुछ कर लिया है, ऐसा कोई मामला है, तो उस इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी जो है आप 6 साल के अरसे में सूट लगा सकते हैं। जबकि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन है, कोई बड़े साहब ने बनाई है बिल्डिंग, हमारे घर के पीछे हमारा छोटा सा घर है, और उस बिल्डिंग का जो है वो बारिश का पानी या फिर जो है वो टंकी का पटनारा जो है वो हमारे घर के अंदर गिरता है और हमें उससे डिस्टर्बेंस होती है, तो इस किस्म का जो इस नेचर का जो मैटर होगा उसके अंदर हम कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन होने की वजह से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद भी लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कोई खिड़की खुलती है आपके घर की तरफ, बेपर्दगी हो रही है, तो उसमें भी आप जो है वो ये सूट लगा सकते हैं, उसको रुकवा सकते हैं। इसके ऊपर ये जो खिड़की खुलने का जो मामला था, इसके ऊपर मैंने हाईकोर्ट के अंदर केस चलाया था, और पूरी बिल्डिंग टूट गई उसके ऊपर कि ये जो है ये बात है। नज़र अकबर साहब ने ऑर्डर किया कि इसको बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, बिल्डिंग का तोड़ने का ऑर्डर हुआ उसके अंदर। वो एक अलग सिचुएशन क्रिएट हुई कि उन्होंने जो है वो जाके मेरी पार्टी से माफ़ी तलाफ़ी कर ली, हाथ पाँव जोड़े, तो मैंने मामले को फिर बोला कि आप इस खिड़की को बंद करो, इस तरह से करो। लेकिन ये है कि ये बहुत सीरियस नौयत की बात होती है कि किसी घर की बेपर्दगी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल हम जो है वो इसी सीक्वेंस के अंदर मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, और ये जो स्टे का मामला है ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है और बड़ा समझ के चलने वाली बात होती है। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहें इस सिलसिले के अंदर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।